अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में। तो आज हम देखेंगे कि डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी। फिर हम उस इक्वेशन का सॉल्यूशन देखेंगे। इस सॉल्यूशन से हमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। फिर हम देखेंगे एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन और एनर्जी डेसिपेशन देखेंगे कितनी होगी जब ये डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर मूव कर रहा होगा। तो जनाब ये हमारे आज के टॉपिक के खुलासा की आउटलाइंस हैं। तो शुरू करते हैं जनाब आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो इसमें कुछ चीजें हैं सबसे पहले समझने वाली। जो एम्पलीट्यूड कम होता है ऑसिलेशंस के अंदर, इस अमल को हम बोलते हैं डैम्पिंग। कि यानी ऑसिलेशंस हो रही हैं और उसका एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है, और ऐसी मोशन को क्या नाम दे देंगे? डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन का नाम दे देंगे। कौन सी मोशन? जिसमें एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, उस अमल को नाम दिया डैम्पिंग, और उस मोशन को क्या नाम दिया? डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। ठीक होगी बात। और वो सिस्टम डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर कहलाएगा जिसका एम्पलीट्यूड वक्त के साथ साथ कम हो रहा है। जैसे एक आपके पास सिंपल पेंडुलम है, आप सिंपल पेंडुलम को डिस्प्लेस करके छोड़ देते हो, तो क्या सिंपल पेंडुलम का एम्पलीट्यूड वक्त के साथ साथ कम नहीं हो रहा? तो सिंपल पेंडुलम क्या है? डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। और सिंपल पेंडुलम की जो मोशन होगी वो क्या कहलाएगी? डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। और वो जो एम्पलीट्यूड का कम होना है वो क्या कहलाएगा? डैम्पिंग। तो समझ आ रही है बात आपको? तो आपके पास वो सिस्टम जिनका एम्पलीट्यूड वक्त के साथ साथ कम हो जाता है वो क्या कहलाते हैं? डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, जो हमारा टॉपिक है। अब बात यह है कि डैम्पिंग होती क्यों है? तो डैम्पिंग की जो खास खास वजूहात होती हैं हमारे पास, उनमें फ्रिक्शन आ जाती है, एयर रेजिस्टेंस होती है, और कुछ किरदार इंटरनल फोर्सेस का भी होता है। तो ये बेसिक वजह होती है किसी भी वाइब्रेटिंग सिस्टम का जो एम्पलीट्यूड कम हो रहा होता है। फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस और इंटरनल फोर्सेस। अब एक और बहुत कीमती बात है कि जो टाइम पीरियड होता है उसका एम्पलीट्यूड से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने टाइम पीरियड का फार्मूला पढ़ा, T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m/k, मैस और स्प्रिंग कांस्टेंट। इसी तरह T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L/g, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसमें कहीं पे भी एम्पलीट्यूड का किरदार नहीं आता। ये मगर है कब? जब स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन होती हैं। और आपने देखा था, हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा कि हमने पेंडुलम को भी थोड़ा डिस्प्लेस किया था। तो आपके पास टाइम पीरियड जो होगा वो एम्पलीट्यूड से इंडिपेंडेंट होगा। तो आपके पास ये जो एम्पलीट्यूड अब कम होता जा रहा है, तो इसका आपके पीरियड पे निग्लिजिबल इफेक्ट आएगा। तो आपके पास ये वाली मोशन अगर आप देखें तो इसमें एम्पलीट्यूड एक जैसा रह रहा है, तो हम इसे बोलेंगे अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। और ये देखो तो इसमें एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है, तो ये आपके पास मोशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर है। यानी ऑसिलेटर का मैग्नीट्यूड आहिस्ता 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 कम होता चला जा रहा है। तो बात समझ आ रही? तो जनाबे वाला, अब आपको अनडैम्प का भी पता है और आपको डैम्प का भी अंदाजा हो गया। तो शुरू करते हैं जनाब। हमारे पास लेट से समझते हैं एक पॉइंट से कि हमारे पास एक सिस्टम है, स्प्रिंग मैस सिस्टम है, उसका एक एंड एक मीडियम के अंदर है। तो आपके पास ये रेजिस्टिव मीडियम है, तो ऑसिलेटर मूव करेगा तो इसका मतलब वो एक रेजिस्टिव मीडियम के अंदर मूव करेगा। तो आप देखोगे कि इसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, यानी डैम्पिंग होगी। तो अब यहां पे जब हमने ऑसिलेटर को मूव करवाया था तो उसके पास एनर्जी थी, तो वो एनर्जी अब खर्च होनी शुरू हो जाएगी। कहां पे? जो फ्रिक्शन है, जो मीडियम की रेजिस्टेंस है उसके खिलाफ। तो इसका मतलब आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी कम होती जाएगी। तो आपके पास ऐसी जो मोशन होगी ऑसिलेटर की, उसे हम क्या नाम देंगे? डैम्प्ड मोशन का नाम देंगे। बात समझ आ गई? तो अब आपके पास यहां पे जो डैम्पिंग फोर्स अमल करेगी, यानी वो फोर्स जो रेजिस्ट करेगी, एक तरह से वो प्रोपोर्शनल होगी किस चीज के? वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटर के। यानी जो डैम्पिंग फोर्स होती है वो प्रोपोर्शनल होती है किस चीज के? यानी जितना तेज चलेंगे उतनी ज्यादा डैम्पिंग फोर्स होगी। जैसे अगर आप गाड़ी से जा रहे हो और आप अपना हाथ गाड़ी से बाहर निकालें, तो आपके हाथ पे एक फोर्स लगती है।
तो वो एयर बेसिकली रेजिस्ट कर रही होती है आपको, जिस मीडियम में से आप गुजर रहे होते हैं। जितनी गाड़ी की रफ्तार ज्यादा होगी, आपके लिए हाथ एक जगह पे रखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके हाथ पे लगने वाली डैम्पिंग फोर्स ज्यादा होती जाएगी। तो इसका मतलब डैम्पिंग फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल है किस चीज के, वेलोसिटी पे। और अब यहां से इसका मतलब एफ प्रोपोर्शनल माइनस वी, माइनस इसलिए कि वो अगेंस्ट है, कि वो आपको मूव करने से रोक रही है। तो अब प्रोपोर्शनैलिटी खत्म की जा सकती है, माइनस बी डी एक्स ओवर डी टी, यानी ये वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास। बी यहां पे क्या है, बी को हम बोलते हैं डैम्पिंग कोफिशिएंट। बी क्या है, डैम्पिंग कोफिशिएंट। और ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है, ये प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है, यानी कि जिसमें डेंसिटी, शेप, डायमेंशन आ जाएगी उस ऑब्जेक्ट की जिसमें से हम मूव कर रहे हैं, जिस मीडियम में से हम मूव कर रहे हैं। तो समझ आ गई बात। तो बी क्या है, डैम्पिंग कोफिशिएंट है, और इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम पे डिपेंड करती है। और मीडियम की भी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखनी है, डेंसिटी, शेप और डायमेंशन। तो जनाबे वाला, अब अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन बनाए डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की, तो अब आप सोचें यहां से कितनी फोर्सेस लग रही होंगी। एक तो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स होगी जो स्प्रिंग वाली होगी, और एक इस मीडियम की रेजिस्टिव फोर्स होगी। तो इसका मतलब दो फोर्सेस आ गई आपके पास, एक है इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, एक है डैम्पिंग फोर्स। तो दोनों को अगर हम सम टोटल फोर्स देखें तो एफ बराबर आ जाएगा एफ ई यानी इलास्टिक फोर्स प्लस एफ आर यानी आपके पास डैम्पिंग फोर्स। तो जनाबे वाला, अब इलास्टिक वाली फोर्स तो हम सब जानते हैं, फिजिकल टू माइनस के एक्स होता है स्प्रिंग वाली, और ये अब आपने जो डैम्पिंग फोर्स देखी माइनस बी और डी एक्स ओवर डी टी लगा दिया। तो डेट इज इक्वेशन नंबर 1 जो होगी हमारे पास, इनिशियल इक्वेशन आ गई, जो हमने देखा कि हमारे सिस्टम में कितनी फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। ठीक हो गया जनाब। अब हम इस इक्वेशन को लेके कहां जाते हैं जनाब, हम कहते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ, एफ फिजिकल टू एम ए। तो ए को क्या लिखा जा सकता है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी। तो क्या इस एफ की वैल्यू इस एफ में प्लेस की जा सकती है। तो आपके पास इस एफ की वैल्यू जब आप इस एफ में प्लेस करोगे तो ये इक्वेशन इस शक्ल में आ जाएगी। तो एम डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वलेंट माइनस के एक्स माइनस बी डी एक्स ओवर डी टी आ जाएगा। तो जनाबे वाला, ये दोनों नेगेटिव के हैं। जब ये दोनों अच्छा, अब क्या है कि आपके पास अगर मैं m को यहां से दूसरे एंड पे ले जाऊं तो वो इन दोनों फैक्टर्स को डिवाइड करेगा, तो माइनस के बाई एम आ जाएगा और माइनस बी बाई एम आ जाएगा। यहाँ पे m दूसरे एंड पे ले आए। अब जनाब ये दोनों फैक्टर नेगेटिव के थे, अगर इस तरफ ले जाएं अपने लेफ्ट साइड पे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे और आपकी राइट साइड पे जीरो बचेगा। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की। तो जनाब इक्वेशन नंबर जो 2 है आपके पास, सॉरी, तो इक्वेशन नंबर जो 2 है वो आपके पास क्या बनेगी, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी। तो जनाब अब हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। लेट्स से हम क्या कहते हैं कि जो डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर वैसे लिखा जाना है बी बाई एम, तो इसको हम एक नाम देते हैं कि ये 2 बीटा के इक्विवेलेंट है। और इसी तरीके से के बाई एम कल भी पढ़ा, परसों भी पढ़ा, पिछले लेक्चर्स में देखा हमने कि भाई आपके पास के बाई एम इक्विवेलेंट है किसके, ओमेगा स्क्वायर के। तो जनाबे वाला, क्या हम इसमें वैल्यूज रिप्लेस कर सकते हैं, के बाई एम की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, बी बाई एम की जगह क्या आ जाएगा, 2 बीटा, जो हमने यहाँ पे ये चीजें मेंशन कर दी। तो इसका मतलब ये इक्वेशन आपकी अब इस शक्ल में आ रही है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 बोल दिया हमने। तो जनाब अब अगर हम केस पोज करते हैं, फर्ज करते हैं कि इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है ना वो इस फॉर्म में है, x इज इक्वलेंट टू कैपिटल ए ई एक्स, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है म्यू टी। तो अब आपके पास क्या आ गया जनाब, अब आप अगर इस x का डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, a चूंकि कांस्टेंट है a को बाई ले लेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, तो आपके पास जो उसकी पावर है वो एक दफा बाहर आ जाएगी, यानी पावर का डिफरेंशिएट करेंगे म्यू कांस्टेंट के तौर पे बाहर आ जाएगा और फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं। अब इस dx ओवर dt को एक दफा फिर डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, यानी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल बनाते हैं। तो अब अगेन, अब a और म्यू तो कांस्टेंट है, उसे बाहर ले लेंगे, अगेन दोबारा उसी तरीके से d ओवर dt e म्यू t का डिफरेंशिएट करेंगे, पावर का डिफरेंशिएट अलग करेंगे तो म्यू फिर बाहर आ जाएगा, तो a म्यू स्क्वायर e की पावर म्यू t आ जाएगा आपके पास। तो जनाबे वाला, अब आपके पास x भी है,
अब आपके पास dx ओवर dt भी है, अब आपके पास d स्केयर x ओवर dt भी है। इक्वेशन नंबर 3 में देखो क्या x है तो x की ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो अब आपके पास dx ओवर dt है तो क्या यहाँ पे dx ओवर dt की वैल्यू यहाँ पे लग जाएगी। तो आपके पास इसमें d स्केयर x ओवर dt है तो d स्केयर x ओवर dt की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो क्या इसका मतलब ये हुआ इस इक्वेशन में इसके डी स्केयर एक्स ओवर डी टी की वैल्यू भी मौजूद है, डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू भी मौजूद है, एक्स की वैल्यू भी मौजूद है। तो वो वैल्यूज प्लेस करते हैं तो इक्वेशन 3 अब कैसे लिखी जा सकती है। तो इक्वेशन 3 में देखो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल की इक्वेशन इसके बराबर आ गया था, ए म्यू स्क्वायर ई रेज म्यू टी आ जाएगा, देन 2 बीटा आपका कांस्टेंट था dx ओवर dt की वैल्यू लगा दी, फिर आपके पास ओमेगा स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा और x की वैल्यू लगा दी। अब इसमें a और ई म्यू टी कॉमन लिया जा सकता है तो ब्रैकेट में अब आपके पास दो चीजें मल्टीपल हैं, जवाब जीरो आ रहा है तो हम कहेंगे ये फैक्टर आपने जीरो के बराबर अज्यूम कर लिया, ये चीज आ गई। तो म्यू स्क्वायर प्लस 2b म्यू प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो आ गया, इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब ये इक्वेशन 4 एक हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला समझा जा सकता है। हमने पढ़ा हुआ क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो यहाँ पे अब b क्या है, दैट इज 2b 2 बीटा, और यहाँ पे c क्या है ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे a क्या है म्यू है आपके पास। तो अब आप कैसे लिखने वाले हो इस चीज को, तो आप लिखोगे माइनस 2 बीटा प्लस माइनस बी स्केयर यानी 2 बीटा का स्केयर, तो वो 4 बीटा स्केयर आ जाएगा, फिर आ जाएगा 4ac, यहाँ पे तो 1 है इसके साथ कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आपके पास 4 ओमेगा स्केयर ओवर 2 a के 2 के साथ 1 आना था क्योंकि आपके साथ म्यू के पास कोई कोफिशिएंट नहीं है। तो अब जनाबे वाला क्या यहां से 4 कॉमन लिया जा सकता है, उस 4 से फिर 2 बाहर आ जाएगा तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वेशन आ गई इस शक्ल में। प्लस माइनस है तो इसको दो रिजल्ट्स लिखे जा सकते हैं, एक दफा प्लस के साथ तो एक दफा माइनस के साथ। तो अब यहां से जो इक्वेशन 3 बनी थी हमारे पास, इसका जो अब आपके पास ये सपोज किया था हमने, अब इसका जो पॉसिबल सॉल्यूशन आ सकता है वो यही है, यानी इसी को हमने दो सॉल्यूशन में लिख देना है, x इज इक्वल टू ए ई म्यू टी को हमने एक दफा x1 और एक दफा x2, क्योंकि दो पॉसिबल सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों सॉल्यूशंस को अगर हम सम कर दें तो x बराबर आ जाएगा x1 प्लस x2, दोनों की वैल्यूज ऐड कर देंगे। अब आप क्या म्यू वन और म्यू टू की वैल्यू जानते हैं, तो जनाबे वाला इस इक्वेशन में म्यू वन की वैल्यू लगेगी, इधर म्यू टू की वैल्यू लगेगी, तो यहां से ये वैल्यू इस जगह पे प्लेस कर दी हमने, तो आपके पास म्यू वन की वैल्यू भी लग गई और आपके पास म्यू टू की वैल्यू भी लग गई। अब जनाबे वाला क्या हम इस ई को दोनों पे, चूंकि बीच में प्लस का साइन है इधर माइनस का साइन है, दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो ई माइनस बीटा टी, ई माइनस बीटा टी इधर भी है इधर भी है, कॉमन लिया जा सकता है, तो इक्वेशन नंबर 5 आ गई आपके पास। तो जनाबे वाला अब आप इसे लेके चलते हैं तो यहां से कुछ डेफिनेशंस आ जाती है हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 के अकॉर्डिंग। वो क्या जनाब कि अब अगर इस इक्वेशन में बीटा स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर को देखें, अगर बीटा बड़ा है ओमेगा स्केयर से, तो आप कहोगे कि इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिक्रीज होगा, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जल्दी आ जाएगा, तो आपके पास इसे कहते हैं ओवर डैम्प्ड। अगर आप इस जगह पे देखें तो ब्लू कलर में जो ग्राफ दिख रहा है कि फौरन वो वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया, तो ऐसा कब होगा, अगर बीटा स्क्वायर बड़ा आ जाए किससे, ओमेगा स्क्वायर से। अच्छा, अगर ओमेगा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर बराबर हो जाए, बराबर हो जाएंगे तो जरा देखो ये फैक्टर यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ये फैक्टर भी जीरो हो जाएगा, इसका अंदर ई रेस पावर 0 1 ई रेस पावर 0 1 इक्वेशन नंबर 5 में, तो रिमेनिंग क्या बचेगा a1 प्लस a2। तो ऐसी कंडीशन को हम क्रिटिकली डैम्प्ड कहते हैं, जैसे आप ये रेड कलर की लाइन देख रहे हैं कि क्रिटिकल डैम्प्ड इक्वेशन आपके पास चल रही है, आपके पास बॉडी ऑसिलेट करता है मगर उसके बाद इक्विलिब्रियम पे ठहर जाता है। अच्छा जी, तो ओवर डैम्प में तो उसके लिए मूव करना ही मुश्किल हो जाएगा ना, वो तो फौरन ही किस पे ठहर गया, इक्विलिब्रियम पे। तो अब आपके पास अगर कंडीशन आ जाए कि ओमेगा स्केयर बड़ा हो बीटा स्केयर के, यानी कि नेगेटिव वाला फैक्टर बड़ा हो जाए किससे, बीटा स्केयर से,
तो इसका मतलब जवाब अब आपके पास कुछ कैसा होगा, इमेजिनरी आ जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर ओमेगा स्क्वायर है और ये आपके पास एक इमेजिनरी फैक्टर बनेगा। तो क्या हम इसे नेगेटिव कॉमन ले लें, नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये स्क्वायर रूट अंडर आयोटा के बराबर आ जाएगा। तो इस सारे वाले फैक्टर को जो स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे प्राइम लिख देते हैं, ओमेगा प्राइम। तो इसका मतलब अब आपके पास अगर हम इसको देखें तो ये सारी चीज ओमेगा प्राइम क्या है, स्क्वायर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर के। तो जनाब अब जो इक्वेशन नंबर 5 बन चुकी थी, थर्ड केस अब हम डिस्कस करेंगे ऑनवर्ड। तो थर्ड केस के अकॉर्डिंग क्या है, बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर में से मैंने नेगेटिव कॉमन लेके उसे अयोटा का पैटर्न दे दिया। तो अब आपके पास वो इक्वेशन नंबर जो 5 थी वो इस शक्ल में लिखी जा सकती है, ई अयोटा ओमेगा प्राइम टी प्लस ए टू आ जाएगा, ई माइनस अयोटा ओमेगा प्राइम टी की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 5 को हम केस 3 के लिहाज से अब लेके चल रहे हैं। लेट्स से ई अयोटा ओमेगा प्राइम टी को हम कॉस ओमेगा प्राइम टी प्लस अयोटा साइन ओमेगा प्राइम टी लिख सकते हैं। नेगेटिव होगा तो बीच में नेगेटिव आ जाएगा, फैक्टर वही रहेगा कॉस ओमेगा प्राइम टी माइनस अयोटा साइन ओमेगा प्राइम टी। तो जनाब अब ये दोनों वैल्यू हम इस जगह पे इक्वेशन नंबर 6 में प्लेस कर सकते हैं कि भाई आपके पास ई अयोटा ओमेगा प्राइम टी इसके बराबर है और ई नेगेटिव अयोटा प्राइम टी इसके बराबर है। तो ये दोनों वैल्यूज हम इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं। तो अब ये इक्वेशन में प्लेस कर दी, a1 अंदर मल्टीप्लाई कर देगा, a2 इधर अंदर मल्टीप्लाई कर देगा। तो अगर आप कॉस वाला फैक्टर इकट्ठा करते हो, साइन वाले फैक्टर इकट्ठा करते हो, तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है, a1 प्लस a2 कॉस ओमेगा प्राइम टी प्लस अयोटा a1 माइनस a2 साइन ओमेगा टी। तो जनाबे वाला इसमें जो अब आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो तो x है यानी डिस्प्लेसमेंट है, वो तो एक रियल फैक्टर है, मगर राइट हैंड साइड देखो इससे भी रियल होना चाहिए क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए। तो ये कब रियल हो सकता है, अगर हम कहें कि a1 और a2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है एक दूसरे के ईच अदर। क्या मतलब कि यानी अगर a1 बराबर है a प्लस अयोटा b के तो a2 को बराबर होना चाहिए a माइनस अयोटा b के, तब ये आपकी राइट हैंड साइड जो है ये रियल आएगी। तो अब ये मेरे पास तो a1 प्लस a2 है, तो अगर मैं a1 और a2 को ऐड करता हूं तो वो बराबर आ जाएगा किसके, 2a के। और यहाँ पे a1 माइनस a2 है, अगर मैं उसे सब्ट्रैक्ट करता हूं तो माइनस 2 अयोटा b के। तो अब मेरे पास a1 प्लस a2 की वैल्यू भी मौजूद है, a माइनस a2 की वैल्यू भी मौजूद है, दोनों वैल्यूज प्लेस कर देते हैं यहाँ पे। तो जनाब वैल्यूज आ गई, तो आपके पास अयोटा अयोटा मल्टीप्लाई कर अयोटा -1 आ जाएगा, तो वो वैल्यू आपके पास इस तौर पे आ जाएगी, अयोटा स्क्वायर -1 के इक्विवेलेंट होता है। तो यहां से वो माइनस फैक्टर आ जाएगा आपके पास। तो दैट इज इक्वेशन नंबर आपके पास 8 बन गई। अब जनाब ये जो इक्वेशन 8 बन गई है इसमें जो कॉस ओमेगा प्राइम टी और साइन ओमेगा प्राइम टी की वैल्यू हम सपोज करते हैं कि भाई x नॉट कॉस फाई ये बराबर है 2a के और x नॉट साइन फाई 2b के वैल्यू बराबर है। तो क्या हम ये 2a की वैल्यू इस जगह पे प्लेस कर सकते हैं, x नॉट कॉस फाई, यहां से 2b की वैल्यू क्या आ जाएगी, x नॉट साइन फाई। तो ये दोनों वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 8 में प्लेस कर देते हैं इस जगह पे। तो जनाब अब आपकी इक्वेशन इस शक्ल में आ चुकी है, यहां से x नॉट कॉमन उठाया जा सकता है। तो ये जो cos फाई cos ओमेगा प्राइम टी माइनस साइन फाई साइन ओमेगा प्राइम टी, तो इससे हम किस तौर पे पढ़ सकते हैं, cos ओमेगा प्राइम टी प्लस फाई के तौर पे देख सकते हैं। दैट इज इक्वेशन नंबर 9। अब जनाब हम जानते हैं ये जो बीटा हमने पहले पढ़ा था बी बाई एम के तौर पे, तो यहाँ पे सिर्फ अब क्या लिखा जा सकता है, बीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये तो 2 बीटा है, तो सिर्फ बीटा किसके बराबर आ जाएगा, बी डिवाइडेड बाई 2m। तो वो हमने बीटा की वैल्यू लिख दी बी डिवाइडेड बाई 2m। तो ये जो इक्वेशन आई आपके पास इक्वेशन नंबर 9 कह लो या उसका ये अगला बीटा की वैल्यू, ये जर्नल सोल्यूशन बन गया मेरे पास उस थर्ड केस का जब ओमेगा स्क्वायर बड़ा है किससे, बीटा स्क्वायर से। समझ आ गई बात। तो जनाबे वाला अब जो आपने ये सारी चीज लेके चले थे तो ये एक सोल्यूशन बन चुका है अब हमारे पास। अब इसमें कुछ चीजें मजीद दोबारा से देखते हैं। मैंने कहा 2a बराबर है किसके, x नॉट कॉस फाई के, मैंने दोबारा उसे लिखा 2b कॉस x नॉट साइन फाई के। तो अब अगर आप दोनों को ऐड करते हो स्क्वायर करके
2a² प्लस 2b² लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएगी, राइट साइड में स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो ये चीज सारी x नॉट के बराबर आ गई है। तो इसका मतलब यहाँ पे x नॉट मौजूद है। तो क्या अब आप इस जगह पे जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें से 2 कॉमन लिया जा सकता है, स्क्वायर रूट a² प्लस b²। तो x नॉट की वैल्यू अब आपको पता है कैसे निकाली जा सकती है। अच्छा जी, अब यहां से अगर हम इसी इक्वेशन को फेज एंगल निकालना हो, ये तो मैग्नीट्यूड निकालना था, तो आप क्या करोगे, 2b डिवाइडेड बाई 2a कर दोगे, x नॉट से कट जाएगा तो साइन फाई ओवर कॉस फाई आ जाएगा। तो जनाबे वाला अब ये x नॉट से कट के tan का आंसर आ गया आपके पास। तो अब tan बराबर आ गया b ओवर a के। तो फाई किसके बराबर लिखा जा सकता है, tan इनवर्स b ओवर a के। तो जनाबे वाला अब आपके पास x नॉट भी है, आपके पास फाई भी है, यानी इस इक्वेशन की काफी वैल्यूज अब आप x नॉट का भी पता है, फाई का भी पता है, ओमेगा प्राइम का भी आपको पता है कि ओमेगा प्राइम किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। और ओमेगा हम सब जानते हैं k/m पढ़ा हुआ है, बीटा हमने किसके बराबर b/2m के बराबर पढ़ा हुआ है। तो इसका इस इक्वेशन में ओमेगा प्राइम की वैल्यू भी अब आपको पता है, यानी x नॉट वैल्यू नाउन होगी, फाई नाउन हो गया, ओमेगा प्राइम। अगर अब आपको सिर्फ टाइम दे दिया जाए तो क्या आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 9 का आपको समझ आ रही है कि आप किसी भी इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट, आप एक्स डिस्प्लेसमेंट मालूम कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको एक्स नॉट नाउन है, फाई नाउन है, ओमेगा प्राइम नाउन है। तो जनाब अब आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट बन चुका है वो जैसे मैंने पहले लिखा, x नॉट e की पावर माइनस b ओवर 2m t cos ओमेगा प्राइम t प्लस फाई, आपको जैसे सारी वैल्यूज मालूम है। अगर हम एम्पलीट्यूड देखें, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो मैक्सिमम तो तभी आएगा अगर कॉस वेरिएबल है, इसका आंसर मैक्सिमम आ जाए, कॉस का आंसर 1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू तो 1 लगा दो, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, एम्पलीट्यूड आ गया आपके पास हार्मोनिक ऑसिलेटर का। नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है, नेगेटिव शो कर रहा है कि एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है एक्सपोनेंशियली। जो यहां से समझ आ रही है आपको कि एम्पलीट्यूड टाइम गुजरता जाएगा तो आपके पास उसमें डिक्रीज आती जाएगी। अच्छा जी, अब जो डैम्प्ड ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड है वो इक्वल हो सकता है किसके, अनडैम्प्ड के। अगर आप रेजिस्टिव फ्रिक्शन या रेजिस्टिव फोर्स का, तो यानी बीटा फैक्टर 0 कर दो, तो अगर आप बीटा 0 करोगे तो क्या ये फैक्टर 0 हो जाएगा, e की पावर 0 1 हो जाएगा। तो क्या आपके पास जो डैम्प्ड ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड और जो अनडैम्प्ड का एम्पलीट्यूड वो बराबर हो गया, तो बीटा 0 होगा तो एम्पलीट्यूड बराबर हो सकता है। अच्छा जी, अब इसमें एक बड़ी अहम डेफिनेशन है, मीन लाइफ टाइम ऑफ ऑसिलेशन। तो वो टाइम का दौरानिया जब आपका एम्पलीट्यूड इनिशियल वैल्यू से कितना कम हो जाए, 1/e, यानी 1/e ऑफ द इनिशियल वैल्यू, यानी उसमें इतनी कमी आ जाए, उस वक्त को हम बोलेंगे कि भाई वो मीन लाइफ टाइम ऑफ ऑसिलेशन है। तो मीन लाइफ टाइम ऑसिलेशन क्या होगा कि वक्त का वो हिस्सा जब आपकी वैल्यू कम होते 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 इनिशियल वैल्यू का सिर्फ कितना बाकी बचे, 1/e बाकी बचे। तो इसका मतलब ये होगा कि अब अगर हम यहां से 1/e तक जवाब लाना चाहते हैं तो मुझे जो यहां पे वैल्यू है इसमें -1 चाहिए। तो -1 कितना होगा, तो t की वैल्यू में कितनी प्लेस कर दो, 2m/b, 2m से कट जाएगा, b से कट जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब टाइम मुझे कितना सोचना पड़ेगा, 2m डिवाइडेड बाय b। तो ये दैट इज कॉल्ड मीन लाइफ टाइम ऑफ ऑसिलेशन। तो मीन लाइफ टाइम ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा, 2m डिवाइडेड बाय b। तो इसका मतलब आपका टाइम ये किस पे डिपेंड करता है, मैस पे डिपेंड करता है, मैस ऑफ द ब्लॉक पे, और रेजिस्टिव मीडियम की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है टाइम, मीन लाइफ टाइम। तो मीन लाइफ टाइम की डेफिनेशन समझ आ गई कि यानी वैल्यू कम होती होती 1/e टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू रह जाए। अच्छा जी, अब ये मीन लाइफ टाइम जब सबसे कम वैल्यू रखेगी तो उसे हम क्रिटिकल डैंपिंग बोलेंगे। क्या मतलब कि आपके पास क्रिटिकल डैंपिंग कब होगी, यानी क्रिटिकल डैंपिंग जब आपके पास टाइम फैक्टर की वैल्यू, इस टाइम की वैल्यू सबसे कम आएगी। इसकी वैल्यू कम कब आएगी, जब बीटा आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ आ गई। तो ये चीज आपके पास एक कंसेप्ट था कि आपके पास जो डैम्प्ड ऑसिलेशंस का मीन लाइफ टाइम है जब उसकी वैल्यू सबसे कम होती है तो ऐसी डैंपिंग को क्या नाम देते हैं, क्रिटिकल डैंपिंग का नाम देते हैं।
फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस क्या है जनाब? अब आपने ओमेगा प्राइम तो पढ़ा है कि ओमेगा स्केयर माइनस बीटा स्केयर है, ओमेगा की वैल्यू भी अब आपको पता है k बाई एम है माइनस b बाई 2m है। तो यहाँ पे इस केस में ओमेगा छोटा होगा किससे? ओमेगा से, ओमेगा प्राइम, यानी जो आपके पास डैम्प्ड ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी नेचुरल उसकी जो फ्रीक्वेंसी के साथ, नेचुरल ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी के साथ। बात समझ आ गई? क्योंकि ओमेगा में से ये फैक्टर कम हो रहा है, इसका ये फैक्टर बड़ा था, इसमें से ये काटना पड़ा तब ये इसके बराबर आया। तो इसका मतलब नेचुरल जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ज्यादा होगी और जो डैम्प्ड ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी होगी वो कम होगी। मगर अगर आप बीटा जीरो कर दो, रेजिस्टिव फोर्स जीरो कर दो, तो आपके पास दोनों डैम्प्ड और अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसियां बराबर हो सकती हैं। अच्छा जी, तो आपके पास जो डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन कब पॉसिबल है? कि जब आपकी स्प्रिंग की फोर्स ज्यादा हो जाए, किससे? डैम्पिंग फोर्स से। ठीक है बात, ये बात आप समझ आ रही है, यानी ओमेगा स्केयर बड़ा हो किससे? बीटा स्केयर से। अब आपको बीटा की वैल्यू भी पता है, ओमेगा की वैल्यू भी पता है, तो वैल्यू प्लेस कर दी कि k बाई एम बड़ा हो b बाई 2/m से। इसको सॉल्व किया जा सकता है, स्केयर ओपन कर दो तो ये 4/4m स्केयर, बीटा स्केयर m से कैंसिल हो जाएगा। तो बीटा आपके पास 2 ओवर स्केयर रूट k बाई एम निकाला, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके निकाला जा सकता है। तो बीटा b किसके बराबर लिखा जा सकता है? 2 स्केयर रूट k m के। मगर ये कब? जब आपके पास ओमेगा प्राइम क्या होगा? जीरो हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो आपके पास अब जनाब अगर हम इस सारे फैक्टर को जीरो कर देते हैं, बी की वैल्यू लगा देते हैं, तो आप इस जगह पे जब इसे सॉल्व करेंगे तो जनाब आपके पास ये चीज किसके बराबर आ जाएगी? ओमेगा इनवर्स के। तो टाइम पीरियड इनवर्सली आ जाएगा, यानी 1 ओवर ओमेगा लिखा जा सकता है। तो यहां से डायमेंशनली भी प्रूव किया जा सकता है इस चीज को। फिर क्या जी, एनर्जी आपके पास डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की अब काइनेटिक एनर्जी 1/2 kx स्क्वायर है। k आपका कांस्टेंट है, x की वैल्यू आपने निकाल ली थी एम्पलीट्यूड की सूरत में, मैक्सिमम जो था। तो आप वो वैल्यू प्लेस करेंगे तो आपके पास यहां से 2 इस पावर से कट जाएगा। तो 1/2 k x नॉट e की पावर माइनस b बाई एम इंटू टी। नेगेटिव साइन यही शो करेगा कि एनर्जी आपकी वक्त के साथ साथ क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। तो जनाब ये अब आपके पास आज का टॉपिक था। आपने आज डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस मोशन को पढ़ा, आपको डैम्पिंग का पता चला, आपको डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन बनानी समझ आई, आपने उसका सॉल्यूशन देखा, आपने उस सॉल्यूशन की मदद से उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट किया, एक डेरिवेशन करके हम आए, फिर एम्पलीट्यूड देखा, फिर हमने उसमें एक डेफिनेशन मीन लाइफ टाइम ऑफ ऑसिलेशन को समझा, फिर हमने उसकी फ्रीक्वेंसी को समझा और एंड पे एनर्जी को देखा। आपने सब में देखा कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो नेगेटिव में आ रहा है, जो डिक्रीजिंग पैटर्न को शो कर रहा है कि आपके पास इसकी ऑसिलेशन आपके पास कम होती जाएगी वक्त के साथ साथ। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आज के टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और आप बाकी इंशाल्लाह फिर कल देखेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।